Good morning students. Hope you are all well. आज हम 10वीं कक्षा का पाठ नंबर 7 पर्वत प्रदेश में पावस करने जा रहे हैं, जो सुमित्रा नंद द्वारा लिखी गई कविता है। पहले हम सुमित्रा नंदन जी के जीवनी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कोसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत हुए। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है। 1915 में स्थायी रूप से साहित्य सृजन शुरू किया और छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में जाने गए। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सुमित्रा नंदन पंत जी ही हुए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत जी का निधन 28 दिसंबर को हुआ। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण और लोकायतन। इनके द्वारा लिखी गई कविता पर्वत प्रदेश में पावस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती से ली गई है। इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी है। उन्होंने अपनी कविता पर्वत प्रदेश में पावस में होने वाली वर्षा ऋतु के मनोरम दृश्य का वर्णन किया है, जिससे प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों से देखने का अनुभव प्राप्त होता है। कवि कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का मौसम था और प्रकृति हर पल अपना रूप बदल रही थी। सामने खड़ा विशाल पर्वत करधनी के समान दूर दूर तक फैला था। पहाड़ों में हजारों फूल खिले थे। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ पुष्प रूपी आंखों से तालाब रूपी दर्पण में अपना आकार देख रहा हो। यह तालाब दर्पण के समान स्वच्छ तथा पारदर्शी था। तालाब के जल में पहाड़ की परछाई बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। कवि पहाड़ी झरनों के झरझर संगीत और ऊंचे नीचे वृक्षों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पहाड़ों पर जगह जगह पर झाग भरे झरने ऐसे लग रहे हैं जैसे मोतियों की लड़ियां हों। झरनों की झरझर ऐसी लग रही है मानो पर्वत की महानता कर रही हो, और इस स्वर को सुनकर दर्शकों को ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी नस नस में उत्तेजना भर गई है, अर्थात उनमें उत्साह और उमंग का संचार हो रहा हो। पहाड़ के हृदय में उगे ऊंचे ऊंचे वृक्ष अटल आकांक्षा से भर उठे हैं। ये वृक्ष ऐसे अटल, अपलक और चिंताशील ऐसे खड़े हैं जैसे आकाश का भेद जानना चाहते हों। आगे सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि जब आकाश में विशालकाय बादल उमड़ रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वतीय पक्षी के समान धवल और चमकीले पंखों के फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ चला हो, अर्थात अचानक पहाड़ के समान चमकीले बादल छा गए हैं और तो और झरने भी देखने बंद हो गए हैं। केवल उनकी झरझर की आवाज रह गई है। इतनी तेजी से बारिश हो रही है, ऐसा लगता है जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंस गए दिखाई देते हैं। कोहरा इतना अधिक फैला है कि मानो सरोवर जल गया हो और उसमें से धुआं उठ रहा है। इस प्रकार से बादल रूपी यान में बैठकर इंद्र वहां अपने जादू के खेल दिखा रहा हो। कवि ने इसमें प्रकृति में आने वाले कई परिवर्तनों का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में पहाड़ों में से बहने वाले झरनों का सुंदर वर्णन किया है और इसमें कवि ने प्रकृति का मानवीकरण
किया है। इसकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इसमें उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा किया गया है। आज हम इसका सार और सप्रसंग व्याख्या करेंगे। जब हम फ्राइडे को फिर इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे तो इसके प्रश्न उत्तर, इसके फिलअप्स के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसको याद कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कॉपी में इसको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।